Hi, I am Tista Solanki, a second year MBBS student from GMC सिलवासा। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। बायोलॉजी एनसीईआरटी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया है कि 360 आउट ऑफ 360 अगर आप लाना चाहते हैं देन यू हैव टू बी थॉरो विद एनसीईआरटी बायोलॉजी बोथ ऑफ क्लास 11th एंड 12th। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पढ़े इस एनसीईआरटी को। क्या हम डायरेक्टली लाइन टू लाइन ऐसे याद करते जाएं? बिकॉज लेट्स बी रियल, एक एक लाइन याद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है भले ही आप कितनी बार भी पढ़ो। सी देयर हैज़ टू बी सम स्ट्रैटेजी और देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन वे जिससे आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद कर पाएँ। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने क्या यूज़ किया था एंड उससे बहुत फ़ायदा होता है। इट रियली वर्क्स वंडर्स। तो अगर मैं बात करूं जो मेन मेरा इसका यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कंपैरेटिव स्टडी, रिलेट कर करके पढ़ना। अब रिलेट हम कैसे करें, तो एक चीज़ आप याद रखिए कि एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th डिफरेंट नहीं है। एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1 और लास्ट वाला चैप्टर फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 10 वो डिफरेंट नहीं है, वो सब एक ही साथ है। इट इज़ बायोलॉजी, इट इज़ साइंस एज अ होल। अगर आपको ज़रूरत पड़े देन रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू एवरीथिंग, all you have to do is remember, retain the information and when you have to deliver it आप कर पाइए, वही अपना मेन एम होना चाहिए। तो मैं आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई जस्ट स्टार्ट विद एग्जांपल्स कि कैसे मैंने उसे रिलेट किया, कैसे मैंने एक एक पॉइंट को पकड़ा, क्या चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना है और हम कैसे करें ताकि हमें वो चीज़ें लॉन्ग रन में याद रहें। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो, देखो ये मेरी एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी मेरे टाइम की है, तो हो सकता है इस एडिशन में कुछ डिफरेंस आ गया होगा ऑब्वियसली, बट मैंने हाँ इसकी स्पायरल बाइंडिंग भी करा ली थी क्योंकि खुल जाती है एनसीईआरटी। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पेज नंबर 282, अगर आप 282 निकालें, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसके अंदर लिम्फ के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। लिम्फ के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है दैट हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। अगर आप पेज नंबर 298 निकालें, वहाँ पर जो लास्ट में है ना, वहाँ पर कुछ मेंशन है डायलाइजिंग फ्लूइड के बारे में। वहाँ पे लिखा हुआ है हैव सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। तो लिम्फ और डायलाइजिंग फ्लूइड में यही डिफरेंस है। डायलाइजिंग फ्लूइड का सेम कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा का सेम मिनरल कॉम्पोजिशन है। अब क्या हुआ ना, अगर मैंने ऐसे कंपैरेटिव स्टडी किया तो उससे मुझे याद हो गया कि क्वेश्चन में वो क्या मेंशन करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठाएगा और वो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होगी जो मैंने देखी है, और ये चीज़ें मैंने कैसे देखी, रिपीटेड रिविजन, रिपीटेड रीडिंग। मैं जितनी बार इसे रीड करती थी मुझे कुछ नई चीज़ मिलती थी, और मैंने कभी भी इसे एक बॉडी या एंटाइटी मानकर नहीं पढ़ा, मैंने इसे एज अ साइंस पढ़ा है। मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, फिर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ रही हूँ एंड आई कुड रिलेट टू थिंग्स। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कोई नई चीज़ मिलेगी, तो जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे आपको नई चीज़ मिलती जाएंगी, आप उसे रिलेट करते जाएंगे। दो मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं एंड आई ट्राई टू कवर दीज थिंग्स इन अपकमिंग वीडियोज़। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि सही तरीका होता क्या है पढ़ने का। सही तरीका एक्चुअल में यही होता है कि आप उसे एक चीज़ मान के, एक चैप्टर मान के, एक हेडेक मान के ना पढ़ें, आप उसे एंजॉय करके पढ़ें, और जो पूरी साइंस में जो चीज़ें हैं उन्हें आप रिलेट करें। अगर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, याद नहीं आ रहा है, तो पेज पलटो, रीड इट वंस, आपको लॉन्ग रन में याद रहेगा। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ ठीक है, मैंने पेज नंबर 286 आप निकालो, उसके अंदर है ना एक जो डबल सर्कुलेशन है उसके लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना के लिए एक लाइन लिखी हुई है। उसमें लिखा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन। उसने ट्यूनिका एक्सटर्ना को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना। उन्होंने ये लिखा है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी बनी है। अगर आप पेज नंबर 311 निकालोगे, देखो 311 पेज नंबर पे जो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल वाली वो जो है, उसके अंदर जॉइंट्स के ऊपर जो लास्ट लाइन है ना, वो लिखा हुआ है प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस इज फाइब्रस कार्टिलेज। तो यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन पूछेंगे तो हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर वो बोलेगा फाइब्रस कार्टिलेज तो हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। सिमिलरली पेज नंबर 283 में लिखा हुआ है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के लिए थिक फाइब्रस टिश्यू। मतलब मैंने फाइब्रस वर्ड को पकड़ के जो मुझे सिलेबस में जितनी भी फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस से रिलेटेड चीज़ें दिखी ना, मैंने वहीं पर लिख ली, मैंने साइड में लिख ली, सो दैट जब मैं ये वाला पेज पढ़ रही
हूँ तो मैं उस साइड वाली चीज़ें भी पढ़ रही हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि मैं एक साथ सारे चैप्टर्स पढूं, लेकिन जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है विच आई कैन रिलेट टू, मैं ऐसी साइड में लिख लेती थी। एंड जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं वो वाली चीज़ भी पढ़ रही हूँ जिससे मुझे चीज़ें याद हो रही है। इट हेल्प्स मी रिमेंबर बेटर। तो मेरा इसके साथ साथ वो वाला रिविजन भी हो रहा है, तो वो हेल्प करता है। इन लॉन्ग रन इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ें जैसे कि हम मिस करते हुए आते हैं, अगर समरी की बात करें, जैसे समरी में हम बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की समरी, पेज नंबर 327 328, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपके चैप्टर में कवर नहीं किया है, जैसे कि लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, ये हमारे चैप्टर में कवर नहीं किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे सेरिबेलम के बारे में मेंशन है। सेरिबेलम के बारे में लिखा हुआ है, द सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, ये चीज़ें आपके उसमें मेंशन नहीं है, मेन चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी की समरी में गिवन है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। उसके अलावा अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पिट्यूटरी के बारे में लिखा हुआ है, पास डिस्टेलिस से जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मेंशनड है। तो अगर आप एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ मिस कर जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे कि आप एक जगह पर चीज़ों को लिख दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में ये चीज़ लिखा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन से हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है और उनके बहुत सारे फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, लेकिन कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या फिर जो हम भूल जाते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थायराइड हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, तीनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कर रहे हैं कंट्रोल, ये इस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो मैंने एक ही जगह पर उस चीज़ को लिख लिया ताकि जब मैं रिवाइज करूं, ऐसे हो सकता है मुझे याद ना आए, लेकिन अगर मैं ये पढ़ लूँगी तो मुझे याद आ जाएगा और उसे याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैं टॉम बोल के याद कर लिया, टॉम बोल के याद कर दिया तो थायराइड, एस्ट्रोजन एंड मेलेटोनिन, तो मुझे याद हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में, रिपीटेड रिविजन से ईजी हो जाता है। उसके अलावा मैंने आरबीसी फॉर्मेशन में थायराइड और कॉर्टिसोल लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट आपको उसे एज अ होल पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में कोई ईयर भी मेंशन्ड है तो आपको ये सोचना है कि ये ईयर और कहाँ था। हमें एक चीज़ को एक ही चीज़ में सीमित होकर नहीं पढ़ना होता है। अगर आपके 1943 है तो ये भी सोचो 1944 का था, 42 कहाँ था, आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोच सोच के पढ़ो। ये सारी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा इस एनसीईआरटी को पढ़ना। ऐसे ही 11th एनसीईआरटी में है, 12th एनसीईआरटी में भी आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। 12th एनसीईआरटी इनफैक्ट ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके अंदर काफ़ी ईयर्स वगैरह भी मेंशन्ड है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन है वो भी थोड़ा ईजी है, ये भी चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं है कि 11th है वो 12th है, तो दे आर नॉट डिफरेंट, इट इज़ साइंस, इट इज़ सिलेबस ऑफ योर नीट यूजी। केमिस्ट्री को भी रिलेट करो, केमिस्ट्री में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप बायोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। उसके अंदर आप चीज़ों को समझिए कि हाँ कैसे हो रहा है, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज़ करिए। फिज़िक्स भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, फिज़िक्स को भी प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करिए, उससे अलग मत समझिए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ साइंस, साइंस एज अ होल। तो आप साइंस को साइंस की तरह पढ़ो तो मज़ा भी आएगा। अगर आपने उन्हें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कर दिया, देखो जूलॉजी, बॉटनी आर नॉट डिफरेंट, इट इज़ ऑल बायोलॉजी, बायोलॉजी इज साइंस। तो उन चीज़ों को आपको डिफरेंस आपके अंदर वो डिफ्रेंशिएट आपको नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज अ होल, और जितना ज़्यादा आप रिलेट करके पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन को, जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन को, जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स। देखो मैंने फ्लो चार्ट्स की बात भी पहले मेंशन की थी, आपके दिमाग में शायद ये भी होगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूँगी कि फ्लो चार्ट्स बायोलॉजी में कैसे बनाए जाते हैं। अभी के लिए बस इतना समझो कि रिलेटिव स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगी जो मैंने किया है, आई विल ट्राई टू गिव जो भी मैंने अपने स्केल पर मेहनत करी थी, बिकॉज हाँ मुझे ये चीज़ें कहीं मिली नहीं थी, मैंने रिपीटेड रिविजन किया और मैंने धीरे धीरे अपने लिए वो चीज़ों को बिल्ड किया।
तो आप लोग भी करिए, मैंने आपको बताया, हो सकता है मैं भी कुछ मिस कर जाऊँ, तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। अपने दिमाग में बस ये चीज़ रख के पढ़ना है, क्या ये चीज़ मैंने कहीं और पढ़ी थी, क्या ऐसा कुछ और हो सकता है। जो अपने अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, उसको कभी शांत नहीं होने देना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जनरली क्या करते हैं ना, हमारे अंदर कोई डाउट आया, हम जाके सीधा पूछते हैं, हम सीमित हो जाते हैं, हमने वो पूछ लिया, हमारा डाउट क्लियर हो गया, ख़त्म। अगर हम खुद से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, लगता है टाइम ज़्यादा लगता है, हम परेशान भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वो चीज़ क्लियर होती है ना, साथ के 10 डाउट्स और क्लियर करके जाती है। तो ट्राई, थोड़े अपने एफर्ट्स खुद भी डालो, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश करो। गूगल यूज़ करो तो गूगल भी यूज़ करो, डिफरेंट सर्चेस पे वो जाता जाएगा, आगे आगे वो लिंक बनाता जाएगा, लेकिन उससे हमें ही खुद सीखने का मौका मिलेगा। हो सकता है जो आपका डाउट अभी तक आया भी नहीं है वो भी क्लियर हो जाए, ऐसा बहुत बार होता है। तो अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा डिवोट करो अपने आप को कि हाँ पढ़ना है, इसे पढ़ना है, इसे चाटना है। जैसे अगर मैं बोलूँ, मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसे चाटना है, एक एक चीज़ को चाटना है अच्छे से। तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, बिकॉज यू गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन द एंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।